नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की ज़रूरत पर जोर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तलाक के एक मामले पर फैसला सुनाते हुए अदालत आलिया ने कहा कि मुल्क अब मजहब, ज़ात पात और तबके की तफरीक से बालातर हो चुका है, लिहाजा यहाँ यकसान सिविल कोड नाफिज किए जाने की ज़रूरत है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने अपने फैसले में कहा कि आज का हिंदुस्तान मजहब, ज़ात, कम्युनिटी से बालातर हो चुका है। जदीद हिंदुस्तान में मजहब और ज़ातों की बंदिशें तेज़ी से टूट रही हैं। तेज़ी से वाक़ हो रही इन तब्दीलियों के सबब बैनुल मज़ाहिब और बैनुल तबक़ात शादियों और तलाक़ में दिक्कतें पेश आ रही हैं। फैसले में मज़ीद कहा गया कि आज की नौजवान नस्ल को इन दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड की अतलाक़ नागुज़ीर है। आइन की दफ़ा 44 में यकसान सिविल कोड की जो उम्मीद ज़ाहिर की गई है, उसे अब सिर्फ उम्मीद नहीं रहना चाहिए बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। ख्याल रहे कि तलाक़ के जिस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यह तबसरा किया, इसमें यह सवाल पैदा हो रहा था कि तलाक़ हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हो, मीना कबायली उसूलों के मुताबिक। दरअसल शोहर हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी से अलहदगी का ख्वाह था, जबकि बीवी का कहना था कि वो चूंकि मीना कबायली बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा इस पर हिंदू मैरिज एक्ट आयद नहीं होता। बीवी का मुतालबा था कि उसके शोहर की तलाक की अर्ज़ी को अदालत से खारिज कर दिया जाए। शोहर ने बीवी की उसी दलील के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्ज़ी दायर की थी। अदालत ने शोहर की अर्ज़ी को कबूल करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड नाफिज करने की ज़रूरत महसूस की। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि इस फैसले को वजारत क़ानून के पास भेजा जाए ताकि यकसान सिविल कोड नाफिज करने के हवाले से गौर कौस की जा सके। कोरोना वबा फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए गए तबलीगी जमात के गैर मुल्की अरकान के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के रवैये पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त नाराज़गी का इजहार किया। हाई कोर्ट ने यूपी के 3 अजला के पुलिस कप्तानों को ज़ाती तौर पर अदालत में तलब किया है। अदालत आलिया ने उनसे गुज़िश्ता अदालती हुक्म पर अमल न करने की ठोस वजह बताने की हिदायत दी। हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक शाहजहांपुर, हापुड़ और मऊ के पुलिस ओहदेदारों को 15 जुलाई को ज़ाती तौर पर अदालत के सामने पेश होना होगा। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता साल मार्च में दिल्ली में मरकज़ निज़ामुद्दीन में होने वाले जलसे के बाद तबलीगी जमात के अरकान पर इल्ज़ाम आयद किया गया था कि उन्होंने अपने कोरोना से मुतासर होने की इत्तला नहीं दी और मुल्क के मुतअद्दिद शहरों में फैल गए, जिससे कोरोना की वबा का फैलाव हुआ। यूपी के शाहजहांपुर और हापुड़ अजला से गुज़िश्ता साल अप्रैल में थाईलैंड से आने वाले जमातों को गिरफ्तार किया गया था और उन्हें जेल भेजा गया था। गिरफ्तार शुदा जमात के अरकान पर वबाई कानून और फॉरेनर्स एक्ट के साथ IPC की दफ़ात भी मुकदमात इसके तहत दर्ज किए गए थे। इसके अलावा मऊ ज़िले से गिरफ्तार किए गए हिंदुस्तानी जमातों पर इक़दाम क़त्ल की IPC की दफ़ा 307 के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने पहले ही इस मुकदमे में कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। इन जमातियों ने अपने खिलाफ दाखिल की गई चार्जशीट को चैलेंज करते हुए मुकदमे की कार्रवाई को मनसूख किए जाने की अपील की थी। गैर मुल्की जमात के अरकान की दलील थी कि उनके खिलाफ वबाई कानून और पासपोर्ट एक्ट के तहत मुकदमा कायम ही नहीं किया जा सकता और पुलिस ने मनमाने तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की है। जमात के अरकान की अर्जियों पर अदालत ने 8 जून के हुक्म में मुल्जिमान के खिलाफ दायर चार्जशीट और केस डायरी तलब की थी। सरकारी फरीक की जानिब से चार्जशीट और केस डायरी मुकर्ररा 5 जुलाई को तय की गई तारीख पर भी पेश न किए जाने पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। जस्टिस अजय बिनोट की सिंगल बेंच ने अदालत के अहकामात पर अमल नहीं किए जाने पर शाहजहांपुर, हापुड़ और मऊ अजला के पुलिस सुपरिंटेंडेंट्स को ज़ाती तौर पर तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने तालीम में ज़ात पात पर मबनी रिजर्वेशन सिस्टम को ख़त्म करने की दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस LS रविंदर भट्ट पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच ने डॉक्टर सुभाष विजयरन की दरख्वास्त को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया कि वह इस दरख्वास्त की समाअत के हक़ में नहीं है। इसके बाद दरख्वास्त गुजार ने अदालत से दरख्वास्त वापस लेने के लिए इजाज़त तलब की, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। दरख्वास्त गुजार का मुतालबा था कि ज़ात पात की बुनियाद पर रिजर्वेशन को ख़त्म करने के लिए वक्त की हद मुकर्रर करने की हिदायत दी जाए। साथ ही दरख्वास्त गुजार का कहना था कि रिजर्वेशन के तहत होनहार उम्मीदवार की सीटें निस्बतन कम होनहार उम्मीदवार को दी जाती है, जिससे कौम की तरक्की मुतासिर होती है। बांग्लादेश की दारुल हुकूमत ढाका में जुमेरात के रोज़ एक शदीद आग लगने का वाक़या पेश आया।
वहां एक 6 मंजिला फैक्ट्री में आग लग गई। इस हादसे में 52 लोगों की मौत हो गई। करीब 30 लोग जख्मी हुए हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। जान बचाने के लिए कई लोग जलती इमारत से नीचे कूद गए। आग फैक्ट्री की ऊपरी मंजिलों पर लगी थी। अभी ये पता नहीं चल पाया कि कितने लोग अंदर फंसे हुए थे। हालांकि जो लोग बाहर आए उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि फैक्ट्री के अंदर फंसे लोगों का बचना मुश्किल है। पुलिस ने बताया कि जुमेरात की शाम करीब 5 बजे रूपगंज इलाके में वाक़ फूड एंड बेवरेज फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर जुमे की दोपहर तक भी काबू नहीं पाया जा सका था। फायर डिपार्टमेंट और पुलिस के अहदेदारों ने कहा कि अब तक 25 लोगों को रेस्क्यू किया गया। कितनी अमवात हुई हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बार आग पर काबू पा लिया जाए उसके बाद फैक्ट्री के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। अहदेदारों ने कहा कि कई लोग झुलसे हैं और कई लोग इमारत से कूदने की वजह से जख्मी हुए हैं। एक मजदूर ने कहा कि आग लगने के वक्त फैक्ट्री में दर्जनों मजदूर मौजूद थे। सिक्योरिटी कवायद को ना मानने के चलते बांग्लादेश में आग लगने के वाकयात आम बात हैं। पिछले साल फरवरी में भी ढाका में ही कुछ अपार्टमेंट में आग लग गई थी। उस हादसे में 70 लोगों की जान गई थी। মানুষ বাঁচান! আল্লাহ রে! আল্লাহ রে! আল্লাহ রে! ওরে হায় হায় আল্লাহ রে হায় 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 ওই মানুষ। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आज दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया। गुप्तार घाट पर सरयू नदी में नहाने के दौरान आगरा से आए एक ही खानदान के 15 अफराद डूब गए। इसमें अब तक 5 लाशें मिल चुकी हैं जबकि 4 की तलाश की जा रही है। वहीं 3 लोग किसी तरह तैरकर बच गए और 3 लोगों को गोताखोरों ने बचा लिया। बताया जाता है कि नहाने के दौरान तेज बहाव चला पानी का, जिसकी वजह से पहले 2 लोग बहे। इसके बाद एक दूसरे को बचाने के चक्कर में 13 लोग सरयू नदी की तेज धारा में बह गए। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोगों की इतला पर पुलिस और गोताखोरों की टीम पहुंची और बचाव का काम शुरू किया गया। इसमें से 3 लोग तैरकर बाहर आ गए थे। करीब 1 घंटे की मशक्क़त के बाद 3 लोगों को पानी से निकाला गया। उनकी हालत तशवीशनाक है। दीगर 4 की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि स्नान के दौरान इन लोगों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। जानकारी मिलते ही डीएम अनुज कुमार और एसएसपी मौके पर पहुंचे। मकामी पुलिस ने ही मकामी गोताखोरों की मदद ली और सरयू में पानी का लेवल बढ़ने की वजह से बचाव में परेशानियां आ रही थी। सऊदी अरब में वजारत हज उमरा ने वेब पोर्टल के जरिए आज़मीन हज के इंदराज का मरहला मुकम्मिल होने का ऐलान किया। इंदराज का आगाज़ 3 ज़िलक़ादा 1442 हिजरी से हुआ था। ये इत्तला अल अरबिया की रिपोर्ट में दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान में सऊदी अरब के अंदरून से 60,000 आज़मीन को अहल करार दिया गया। इनमें सऊदी शहरी और गैर मुल्की मुकीमीन शामिल हैं। रवा साल गैर मुल्की मुकीमीन का ताल्लुक़ 150 ममालिक से है। उन अफराद को मतलूबा तिबी शराइत के पूरा होने पर हज परमिट जारी किए गए हैं। दूसरी जानिब सऊदी नायब वज़ीर हज व उमरा डॉक्टर अब्दुल फताह मुशात ने कहा है कि रवां साल वेब पोर्टल के ज़रिए इंदराज के पहले मरहले में रजिस्टर होने वाले आज़मीन की तादाद 5,58,270 तक पहुँच गई है। इंदराज का मरहला जुमेरात
यानी 28 ज़िलक़ादा को इख्तिताम पजीर हुआ। इस सिलसिले में तरजीह उन अफराद को दी गई जिन्होंने पहले हज अदा नहीं किया। वज़ारत हज उम्रा ने रवा साल हज के अहल करार दिए जाने वाले तमाम अफराद को उमूमी हिदायत जारी की है कि वो बिना पेशगी बुकिंग के फ़ौरी तौर पर अपने करीब तरीन मरकज़ से कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवा लें, साथ ही हिफाजती तदाबीर और एहतियाती इक़दामात की पाबंदी करें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुनहदिम बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का काम ज़ोरों शोर से जारी है। इस दरमियान एक शख्स ने अयोध्या पहुंचकर एक सिक्योरिटी एहलकार से खदीम बाबरी मस्जिद का पता पूछ लिया, जिससे उसके लिए मुसीबत खड़ी हो गई। मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक बिलाल नामी एक शख्स ने राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों से बाबरी मस्जिद के बारे में पूछा कि वो कहाँ पर था और क्या वो उस जगह को देख सकता है। इस सवाल ने सिक्योरिटी एहलकार के जहन में शुबा पैदा कर दिया, कहीं ये शख्स कोई गलत इरादे से तो अयोध्या में नहीं पहुंचा। ये सोचते ही सिक्योरिटी एहलकार ने मकामी पुलिस को खबर दी और फिर खुफिया एजेंसियों के साथ पुलिस एहलकारों ने मुश्तबा शख्स से पूछताछ शुरू कर दी। मौसूला इत्तलात के मुताबिक बिलाल से हुई अभी तक की पूछताछ में उसने जो कुछ भी बताया वो सही है और कुछ भी मुश्तबा नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस उससे मज़ीद पूछताछ कर रही है ताकि हर तरह से इत्मीनान हो जाए। बताया जाता है कि बिलाल मुरादाबाद का रहने वाला है और उसने बताया कि वो 3 दिन कबल ही अयोध्या पहुंचा है। बिलाल ने यह भी बताया कि वो दावत इस्लामी नामी इदारे का कारकुन है और उसने अपने इदारे के कारकुनों से बाबरी मस्जिद के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अब वहाँ मंदिर बन रहा है। हिरासत में लिए गए बिलाल का कहना है कि वो इस जगह को देखना चाहता है जहाँ बाबरी मस्जिद थी। अयोध्या पहुँचने के बाद उसने वहाँ तैनात सिक्योरिटी एहलकार से ही पूछ लिया कि बाबरी मस्जिद कहाँ थी। जानकारी के मुताबिक बिलाल ने सिक्योरिटी एहलकारों से जब ये सवाल पूछा कि क्या वो बाबरी मस्जिद वाली जगह देखने जा सकता है तो उन्हें शुबा हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने राम जन्मभूमि थाने में खबर दी और बिलाल को पुलिस के हवाले कर दिया। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अपनी मुतनाज़िया पॉलिसी को लेकर बैकफुट पर नज़र आ रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप ने बताया कि उसने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को फ़िलहाल रोक दिया है। व्हाट्सएप ने कहा कि जब तक डेटा प्रोटेक्शन बिल कानून नहीं बन जाता तब तक हम यूज़र्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने को मजबूर नहीं करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में व्हाट्सएप और इस ऐप के मालिक फेसबुक ने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की जांच के खिलाफ अपील की थी। CCI ने पिछले महीने व्हाट्सएप और फेसबुक को नोटिस जारी किया था और उनसे प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जानकारी मांगी थी। इसके खिलाफ व्हाट्सएप सिंगल जज की बेंच में गया था जहां उसकी अपील खारिज कर दी गई। तब अदालत ने कहा था कि पॉलिसी का मुद्दा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद व्हाट्सएप ने दिल्ली हाईकोर्ट में इस फैसले की मुखालिफत की थी। सिंगल जज की बेंच के सामने मरकज़ ने भी व्हाट्सएप की पॉलिसी की मुखालिफत की थी। मरकज़ ने अदालत से कहा था कि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले व्हाट्सएप यूज़र्स को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपनाने के लिए मजबूर कर रहा है। मरकज़ ने कहा था कि व्हाट्सएप यूज़र्स पर रोज़ ऐसे नोटिफिकेशंस की बमबारी कर रहा है कि वो पॉलिसी को अपनाने को मंजूरी दे दें। हिंदुस्तान में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी फरवरी में लागू की जानी थी, लेकिन यूज़र्स और एक्सपर्ट्स ने इस पर तशवीश जाहिर की। इस पॉलिसी में हुकूमत के दखल की मांग उठने लगी। इसके बाद कंपनी ने इसमें देर की। इस पॉलिसी को मई के मिडिल से लागू किया गया। व्हाट्सएप ने तब हुकूमत से कहा था कि यूज़र्स की प्राइवेसी उनके लिए टॉप प्रायोरिटी का मुद्दा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पशुपति पारस को लोक जनशक्ति पार्टी का कायद मानने के खिलाफ चिराग पासवान की पिटीशन खारिज कर दी है। चिराग ने उनके चाचा पशुपति पारस को ऐवान में एलजेपी के कायद के तौर पर रिकग्नाइज करने के खिलाफ पिटीशन दाखिल किया था। मरकज़ी काबीना के 7 जुलाई को हुए तौसीह के बाद एलजेपी एमपी पासवान ने चारशंबे के रोज़ दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी। एलजेपी के कायद चिराग पासवान ने मंगल को सीधे पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती दी थी। चिराग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि एलजेपी कोटे से एक्सपेल्ड एमपी पशुपति पारस को मरकज़ी काबीना में शामिल किया गया तो वो कोर्ट जाएंगे। अब बात कोरोना वायरस की। दुनिया में पिछले 24 घंटों में 4,68,187 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 3,64,573 लोगों ने कोरोना को मात दी और 8,230 लोगों की इन्फेक्शन की वजह से जान भी गई। सबसे ज़्यादा मामले एक बार फिर ब्राज़ील में आए। हिंदुस्तान और इंडोनेशिया में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच फाइज़र ने अपनी कोरोना वैक्सीन के तीसरे डोज के लिए यूएस रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल मांगने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनी ने कहा कि रिसर्च बताती है कि तीसरे डोज के बाद एंटीबॉडी बनने की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो जाती है।
लेकिन अब तक इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं कि इसे कब और कैसे दिया जाना चाहिए। इधर ब्रिटेन में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बीते दिन वहां 32,551 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इससे पहले 4 मई को भी वहां 32,348 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई थी। इससे 19 जुलाई से होने वाले अनलॉक पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि दुनिया भर में अब तक 18,63,00,000 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। उनमें से 40,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17,04,000 ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1,18,00,000 लोगों का दुनिया भर में इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना के नए मामलों में फिर एक बार गिरावट दर्ज की गई। बीते 24 घंटों में 43,504 मरीज मिले, 44,204 ठीक हुए और 908 लोगों ने इस वबा से जान गंवाई है। इस दौरान सबसे ज़्यादा मामले महाराष्ट्र और केरल में सामने आए। इन दोनों रियासतों में फिलहाल सबसे ज़्यादा मरीजों का इलाज चल रहा है। बीते दिन मुल्क में आए जुमला मामलों में 53% मामले इन दोनों रियासतों में सामने आए हैं। जुमेरात को एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1625 की कमी आई। एक दिन पहले ही इनमें 336 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बीते 105 दिन में ये पहली बार था जब एक्टिव केसेस बढ़े थे। इससे पहले 12 मई को इसमें 6,399 का उछाल आया था। तो ये वायरस घूम फिर के फिर इन्फेक्ट करता है ससेप्टेबल पॉपुलेशन को। ये हमारी लड़ाई अभी जारी है और ये हमें दर्शाता है कि वी कैन नॉट लोअर आवर गार्ड। अपने देश में भी हमें सजग रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है। और उसी से क्यों लेते हुए अगर हम अपने देश की तरफ वापस आते हैं तो देखते हैं कि कई जगह पे अब खुलेआम लापरवाही हो रही है। लापरवाही हो रही है शहरों में, मार्केट्स में, छोटे शहरों में, बड़े शहरों में। और लापरवाही हमारे जो पर्यटन स्थल हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहाँ पे ख़ास तरह से, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आके वहाँ पहुँचे हैं और रिलैक्स करने के लिए पहुँचे हैं। एक और रिलैक्सेशन का माहौल होता है, रिक्रिएशन का माहौल होता है। तो उसमें हमें ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा की गई और आप जान भी रहे हैं, पर्टिकुलरली एक नया रिस्क वहाँ दिखाई दे रहा है। और इस तरह से मिक्स एंड मिंगलिंग होगी, इस तरह से दूरी घटेगी, तो वायरस के लिए एक से दूसरे से चौथे पे पहुंचना आसान हो रहा है, हो गया है, होता रहा है। और हमें इसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि ये किस तरह से इसका एक बैलेंस्ड अप्रोच करी जाए। टूरिज़्म होना चाहिए, जितनी रिस्ट्रिक्शंस खुल गई हैं उसके हिसाब से ज़िंदगी बढ़नी चाहिए, लाइवलीहुड होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है। लेकिन अगर हम वो काम करते हुए लापरवाही बरतेंगे और डिसिप्लिन की तरह नहीं करेंगे और सिंपल जो प्रिकॉशंस कही गई हैं, बार बार कहा गया है, मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखनी है, सफाई रखनी है, ये बार बार जो मैसेजेस दिए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, उन्होंने इस चीज़ को लीड किया और अभी भी आज वो इतना रेलेवेंट है, वो सारा जो जनता के लिए अपील है। तो ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे के रोज़ मुल्क में ऑक्सीजन के मसले पर हाई लेवल मीटिंग की। इसमें उन्होंने मुल्क में ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी सप्लाई का रिव्यू किया। मोदी ने कहा कि मुल्क में 1500 से ज़ायद पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट्स के ज़रिए 4 लाख से ज़ायद ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्लांट जल्द से जल्द काम करने लगेंगे, इसके लिए ज़रूरी इंतज़ाम किए जाएँ। इस दौरान मेडिकल ऑक्सीजन का प्रोडक्शन और स्टॉक बढ़ाने के लिए ज़रूरी कदम पर भी बहस हुई। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुल्क को ऑक्सीजन की किल्लत से जूझना पड़ा था। वक्त पर ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से कई मरीजों की जान गई थी। इसके बाद से ही हुकूमत ने ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें तेज़ कर दी थी। पीएम के रिव्यू की अहम बातों में ये था कि ऑक्सीजन प्लांट्स को चलाने और उसके रख रखाव के लिए अस्पताल के मुलाजमीन को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि ज़रूरत के वक्त किसी भी तरह की दिक्कत से निपटा जा सके। साथ ही इस्तेमाल किए जाने वाले ऑक्सीजन प्लांट्स की परफॉर्मेंस और फंक्शनिंग को ट्रैक करने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की हाई लेवल मीटिंग मुल्क में तीसरी लहर के अंदेशों के बीच हुई। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगस्त से सितंबर के बीच में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। ऐसे में हुकूमत मुल्क में दवाओं और ऑक्सीजन जैसे ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई को यकीनी बनाने में जुटी हुई है।
कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हिंदुस्तान की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को जल्द ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अप्रूवल मिल सकता है। इसे हैदराबाद में वाक़ कंपनी भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर तैयार किया है। इस वैक्सीन को WHO की चीफ साइंटिस्ट ने भी असरदार माना है। WHO की चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि कोवैक्सीन के ट्रायल का डेटा इत्मीनान बख्श लग रहा है। इसके बाद से ही कोवैक्सीन को WHO की मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। एक खानगी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में स्वामीनाथन ने बताया कि भारत बायोटेक और WHO के बीच प्री सबमिशन मीटिंग 23 जून को हुई थी और उसके ट्रायल के डेटा को इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट पर कम असरदार है, इसके बावजूद यह काफ़ी हद तक कारगर साबित हुई है। इस वैक्सीन की ओवरऑल एफिकेसी काफ़ी ज़्यादा है। इससे पहले भारत बायोटेक के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को WHO ने मंजूर कर लिया था। कोवैक्सीन को अप्रूवल दिलाने के लिए कंपनी ने 19 अप्रैल को EOI सबमिट किया था। भारत बायोटेक ने पिछले हफ्ते यानी 26 जून को कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल का डेटा जारी किया था। इसमें बताया गया था कि कोवैक्सीन सिम्टोमेटिक लोगों पर 77.8% तक असरदार है। इसमें बताया गया है कि संगीन या शदीद अलामत वाले मामलों के खिलाफ ये वैक्सीन 93.4% तक असरदार है। हालांकि डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ हिफाजत देने के मामले में इसकी एफिकेसी 65.2% साबित हुई थी। तालिबान ने जुमे के रोज़ दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के 2/3 से ज़्यादा इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के अहदेदार शहाबुद्दीन ने मॉस्को में दावा किया है। क़ब्ल अज़ीं तालिबान ने पुलिस हेडक्वार्टर समेत शहर में अहम सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया था, जहां 20 साल की जंग के खात्मे के बाद अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद तालिबान की ड्रामाई अंदाज में पेशकदमी जारी है। ताहम राजधानी काबुल पर ताहाल अफगान हुकूमत का ही कंट्रोल है। मगरबी सिक्योरिटी हुक्काम का कहना है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 100 से ज़्यादा अजला पर कब्जा कर लिया, जबकि तालिबान का कहना था कि उन्होंने मुल्क के आधे हिस्से पर मुश्तमिल 34 सूबों के 20 अजला पर कब्जा कर लिया है। ताहम ताज़ा दावे में कहा गया है कि 85% अफगानिस्तान अब तालिबान के कब्जे में है। तालिबान ने हफ्तों से उन इलाकों पर कब्जा कर रखा है, लेकिन अमेरिका की जानिब से अहम अड्डा खाली करने के बाद उन्होंने हमलों को तेज़ कर दिया। तालिबान शुमाली सूबों में ख़ास तौर पर ड्रामाई अंदाज में पेशकदमी कर रहे हैं, जहां वो एक अरसे से ताकत के हुसूल में नाकाम रहे थे, जबकि हुकूमत और तालिबान के माबीन अमन मुज़ाकरात भी बेनतीजा रहे हैं। अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद वहां खाना जंगी फैल जाने का खदशा पैदा किया गया है और पुरअमन हल के बगैर अफगानिस्तान से इनखला पर अमरीकी हुकूमत और उसके इत्तेहादियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। गाज़ा में इसराइल की हालिया बमबारी से तबाहशुदा इमारतों और शहरी ढांचे की तामीर नौ पर $48 करोड़ लागत आएगी। ये तखमीना आलमी बैंक ने लगाया है। अरब मीडिया के मुताबिक आलमी बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा है कि इमारतों और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान का तखमीना $38,000 करोड़ का है। इसके अलावा इस जंग से गाज़ा में $19,000 करोड़ का सिर्फ माशी नुकसान हुआ, जबकि इसराइल के मुहासरे का शिकार उस इलाके में पहले ही बेरोज़गारी की शरह 50% से ज़्यादा है। इसराइली फ़ौज ने मई में 11 रोज़ा जंग के दौरान गाज़ा में शहरी इलाकों पर तबाहकुन बमबारी की थी, जिसके नतीजे में आलमी बैंक के मुताबिक 4000 से ज़्यादा मकानात और इमारतें मुकम्मिल या जुज़वी तौर पर तबाह हो गई थी। इसराइल के फ़िज़ाई हमलों में 260 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए थे, उनमें 67 कमसिन बच्चे थे और 39 ख़वातीन थी। आलमी बैंक के गाज़ा और गरब अर्दन में डायरेक्टर कांतान शंकर ने कहा कि गाज़ा में फ़लस्तीनी अवाम के लिए ये बदकिस्मती की एक और खिस्त थी और वो इस तनाज़े और तबाही के दरमियान फंस कर रह गए थे। इसराइल ने गाज़ा की हुक्मरान फ़लस्तीनी जमात हमास को जंग में शहरियों के जानी और माली नुकसान का मौरूद इल्ज़ाम ठहराया है और कहा कि तंजीम के जंगजुओं ने शहरी इलाकों में रॉकेट लॉन्चर और दूसरे फ़ौजी आलात छुपा रखे थे, लेकिन इसके बावजूद उसने शहरियों के जानी नुकसान से बचने की हर मुमकिन कोशिश की। गाज़ा की पट्टी में 20 लाख से ज़्यादा फ़लस्तीनी आबाद हैं। इसराइल ने उसकी ज़मीनी और बहरी नाकाबंदी कर रखी है, जबकि मिस्र फ़लस्तीनी इलाके के साथ वाक़े अपनी रफ़ा बॉर्डर क्रॉसिंग को साल का बेशतर अरसा बंद ही रखता है। इसकी वजह से गाज़ा की पट्टी को दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल करार दिया जाता है। गुज़िश्ता 3 अशरों के दौरान में गाज़ा के मकीन इसराइल की मुसल्लत करदा जंगों और चीरादस्तियों के नतीजे में गोना गो मसाइल से दो चार हुए हैं। उन्हें बुनियादी शहरी सहूलियात दस्तियाब नहीं हैं।
गाज़ा का वाहिद पावर प्लांट ईंधन की अदम दस्तियाबी की वजह से दिन में ज़्यादातर वक्त बंद ही रहता है। 2017 में अपनी मां की बर्बरता से कत्ल करने और फिर उसके दिल, गुर्दे और अंतड़ियां निकालकर उसमें नमक मिर्च लगाकर खाने वाले शख्स को मकामी अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई है। जुमेरात को इस मुल्जिम को सज़ा सुनाते हुए ज़िला अदालत के जज महेश यादव ने कहा कि ऐसा मामला आज तक नहीं देखने को मिला, इसलिए मुल्जिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। 35 साल का सुनील कुचिकोरवी वारदात के बाद से ही जेल में बंद था। हालांकि उसके पास अभी सज़ा के खिलाफ अपील करने का कई ऑप्शन मौजूद हैं। कोल्हापुर के एक इलाके में ये वारदात 28 अगस्त 2017 को पेश आई थी। चार्जशीट के मुताबिक सुनील ने अपनी 62 साल की मां को चाकू गोंदकर कत्ल कर दिया था। बुजुर्ग खातून की लाश अलग अलग हिस्सों में कटी हुई मिली थी, हर हिस्से पर नमक मिर्च लगी थी। पुलिस ने सुनील को जब पकड़ा तो उसके मुंह पर खून लगा था। बाद में उसने मां के जिस्म के हिस्सों को खाने की बात कबूल की थी। जांच में सामने आया था कि सुनील शराब का आदी था और वारदात वाले दिन वो अपनी मां से शराब खरीदने के लिए पैसे मांगने गया था। मां ने मना किया तो गुस्से में उसने उसका कत्ल कर दिया। इसके बाद मुल्जिम ने उसके जिस्म के दाहिने हिस्से को चीर दिया और दिल, गुर्दे, अंतड़ियां और दीगर हिस्सों को निकालकर किचन के पास रख दिया और खाने लगा। इस मामले में 12 लोगों की गवाही हुई, जिसमें मुल्जिम के रिश्तेदार और पड़ोसी शामिल थे। सभी ने बताया कि शराब पीने के बाद मुल्जिम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता था। व्हाट्सएप के मैसेजिंग ऐप पर फोटो भेजने पर उसकी इमेज क्वालिटी कम हो जाती थी। 64 मेगापिक्सल जैसी हाई क्वालिटी कैमरे से खींची हुई फ़ोटो भी कम क्वालिटी की हो जाती थी, लेकिन इसमें अब जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। व्हाट्सएप इस फीचर को सुधार इसमें लाने वाला है और इससे हाई क्वालिटी में भी फ़ोटो भेजी जा सकेगी। हालांकि इसकी लॉन्चिंग डेट नहीं बताई गई। ये जानकारी ट्विटर पर WA बेटा इन्फो अकाउंट पर दी गई है, जो कि फेसबुक ऐप पर अपडेट हुए फीचर या किसी बदलाव को ट्रैक करता है। ट्वीट पर WA बेटा इन्फो पर शेयर की गई मैसेज के मुताबिक यूज़र्स को उनके पसंद के मुताबिक क्वालिटी सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसमें सबसे पहले ऑटो ऑप्शन मिलेगा जो डिफ़ॉल्ट होगा, दूसरा बेस्ट क्वालिटी ऑप्शन मिलेगा, तीसरा ऑप्शन डेटा सेवर का मिलेगा। करीब 29 दिन और 46 मैच के बाद यूरो कप फुटबॉल टूर्नामेंट अपने अंजाम तक पहुंच चुका है। टूर्नामेंट को 2 फाइनलिस्ट टीमें इटली और इंग्लैंड के रूप में मिल चुकी हैं। दोनों के बीच 11 जुलाई को लंदन के वेम्बली में फाइनल खेला जाएगा। इससे पहले इस मैच को लेकर टिकट के दाम आसमान छू रहे हैं। UEFA की ऑफिशियल साइट पर टिकट सोल्ड आउट होने के बाद अब ब्लैक में टिकटें बिक रही हैं। एक सीट की कीमत लगभग 56 लाख रुपए है, लेकिन लोग फिर भी इसे खरीद रहे हैं। फाइनल में 90,000 ऑडियंसेस के वेम्बली पहुंचने का इम्कान है। इंग्लैंड के फैंस इस मैच को मिस नहीं करना चाहते। 60 साल के टूर्नामेंट की तारीख में उनकी टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। इससे पहले उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 1968 में 3rd पोजीशन उस वक्त रहा था। ओलंपिक में अब बस 13 दिन का वक्त बचा है। इससे पहले जुमे के रोज टोक्यो में लिथुआनिया के 2 और इसराइल का 1 एथलीट कोरोना पॉजिटिव मिला। इन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है। अब तक जुमला 6 एथलीट्स कोरोना से मुतासिर मिल चुके हैं। इससे पहले युगांडा का 1 और सर्बिया के 2 खिलाड़ी मुतासिर मिले थे। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए टोक्यो में भी इमरजेंसी लागू कर दी गई है। अब एक दिलचस्प खबर, बांग्लादेश की टीम इन दिनों जिम्बाब्वे के दौरे पर है। दोनों के बीच खेले जा रहे इकलौते टेस्ट मैच के दौरान खिलाड़ियों के बीच महाभारत जैसा नज़ारा दिखा। दूसरे दिन बांग्लादेशी टीम की बल्लेबाजी के दौरान जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजरबानी और बांग्लादेश के तस्कीन अहमद भिड़ गए। दरअसल तस्कीन मुजरबानी को चिढ़ाने के लिए मैदान पर ही डांस करने लगे। ये देखकर दोनों के बीच तनाज़ा हो गया। दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को जमकर गालियां दी। इसका वीडियो अब वायरल हो गया है। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।